MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। MNT न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर। जो साथी हमारे साथ फेसबुक से जुड़ रहे हैं उनसे सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, और इसको मैसेंजर के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और आप इस वीडियो को फेसबुक के विभिन्न ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के भी साथियों को हम रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो की लिंक को व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, ट्विटर, जो भी मैसेजिंग का ऐप इस्तेमाल करते हैं वहाँ से अपने मित्रों तक इस वीडियो की जानकारी आप भेजिए। साथियों, आज हमारे साथ जो हम चर्चा करने वाले हैं संविधान में आदिवासी इस विषय पर, और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में है मूल निवासी इंजीनियर उमेश चंद्र गोंड। आप मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेखक हैं और वक्ता हैं। तो आपके साथ हम आज जो चर्चा करेंगे संविधान में आदिवासियों के संदर्भ में क्या क्या बातें हुई, उसमें से एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आपके साथ। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है MNT न्यूज़ नेटवर्क के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने हमको यह मौका दिया, आपने आमंत्रण किया, और बहुत बहुत धन्यवाद मूल निवासी नेटवर्क का। जी सर, जब संविधान के ऊपर हम चर्चा आपसे करना चाहते हैं, और लगभग जो हमारा जो संविधान है अंग्रेज जाने के बाद ये बना, मतलब अंग्रेज जो चले गए उसका एक हिस्सा था संविधान बनाना नए भारत का। और जो संविधान सभा बनी तो उन्होंने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन एक लगातार प्रक्रिया के तहत एक बड़ा डॉक्यूमेंट हमारे सामने, और इतिहास का विश्व का सबसे बड़ा और सबसे एक महत्वपूर्ण संविधान इसको माना जाता है। तो उसमें हमेशा जयपाल सिंह जी का नाम आता है, जयपाल सिंह मुंडा का नाम आता है। खास करके जब हम SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं तो आदिवासियों के संदर्भ में बातचीत के अगर करें तो जयपाल सिंह मुंडा के उनके बारे में जाने बगैर या उनके विचार जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो जयपाल सिंह मुंडा जी ने जो बात कही संविधान सभा में, तो उसी से लेकर के आज के इस चर्चा को मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि क्या उनका योगदान रहा और कौन से मुद्दे उन्होंने खास करके उसमें उठाए संविधान सभा में। जी प्रदीप जी, सर्वप्रथम मैं उस अंग्रेज शासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जब 1945 सितंबर 1945 में लेबर पार्टी चुनकर आई ब्रिटेन के अंदर, और उन्होंने भारत में संविधान बनाने की अपनी नीयत जाहिर की, और उसके चलते 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया, और कैबिनेट मिशन और यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के प्रयास से 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू की अगुवाई में एक अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम 9 दिसंबर 1946 से ही शुरू हो जाता, वो प्रक्रिया में आ जाती है। हम शुक्रगुजार उस सरकार के भी हैं जिन्होंने गुलाम जयपाल सिंह जी को, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जयपाल सिंह ही लिखा हुआ है, और हम भली भांति जानते हैं कि वर्तमान झारखंड के वो निवासी रहे तत्कालीन बिहार प्रांत में, और वो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रहे। उनके नेतृत्व में तत्कालीन भारत को सफलता भी मिली थी, और उनकी जो ख्याति रही इसलिए उनको संविधान सभा में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी सरकार ने चुना, और उन्होंने अपना कर्तव्य आदिवासी समाज के लिए पूरी तरह अदा किया। तो जब उनकी बारी आती है 19 दिसंबर 1946 को, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे जंगली होने पर गर्व है। आज ये एक बात आज का प्रभुत्व वर्ग सोचेगा
कि जयपाल सिंह जी ने अपने को जंगली होने में गर्व क्यों महसूस किया। तो साथियों, ऐसा नहीं कि उन्होंने जंगली होने पर गर्व महसूस किया, क्योंकि उस समय भारत के लोगों की सोच बनी हुई थी कि ये आदिवासी जंगली होते हैं, असभ्य होते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी वेदना उसमें प्रकट की कि मुझे जंगली होने पर गर्व है, क्योंकि मुझे हमारे समुदाय को इस नाम से ही जाना जाता है। जंगलों में रहते हुए हम जानते हैं कि इस संकल्प का मतलब क्या होना है, क्या मतलब है। 30 मिलियन से अधिक आदिवासियों की ओर से मैं इसका समर्थन केवल इसलिए करता हूँ क्योंकि यह संकल्प है जो इस देश में हर दिल में धड़कने वाली भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। साथियों, यह जो महान वाक्य कहा गया है, क्या वर्तमान परिस्थिति में यह सत्य साबित हो रहा है? तो 1946 के प्रबोधन में उन्होंने जो एकता की बात की, वो क्या बात आज दिख रही है आदिवासियों के साथ? यह हम सबको सोचना होगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरा इस संकल्प से झगड़ा नहीं है, यानी कि कुछ उस संकल्प में ऐसी चीजें थी जिससे वो डिसएग्री थे, लेकिन उन्होंने अपनी डिसएग्रीमेंट को किस तरह व्यक्त किया कि मुझे इस संकल्प से झगड़ा नहीं है। एक जंगली के रूप में, एक आदिवासी के रूप में मुझसे संकल्प की कानूनी पेचीदगियों को समझने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग क्या समझते थे, जंगली क्या समझेंगे ये कानून की भाषा। तो उन्होंने भी कहा कि मुझे आप कोई उम्मीद मत रखिए कि मैं कानूनी पेचीदगियों को समझ सकता हूँ। यह उनका व्यंग था, यह उनका व्यंग था, यह हमको समझना चाहिए। लेकिन मेरा और मेरे लोगों का कॉमन सेंस कहता है, यह बताता है कि हम में से हर एक को स्वतंत्रता की राह पर एक साथ चलना चाहिए और एक साथ लड़ना चाहिए। यह जो महान वाक्य उन्होंने कहा इस भारत भूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, कि हमें स्वतंत्रता की राह में एक साथ चलना चाहिए और एक साथ लड़ना चाहिए, क्या आज वो दिख रहा है? यह हम आप पे छोड़ते हैं, आप इसका निर्णय करें। अगर भारत का कोई ऐसा समूह है जिसके साथ क्षुद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया है, तो वह मेरे लोग हैं, यानी आदिवासी लोग हैं, जिनके साथ सदियों से यह क्षुद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया, नैरो माइंडनेस के साथ। पिछले 6000 वर्षों से उपेक्षित और उनका अपमान किया जाता रहा। मैं जिस सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूं, उसका इतिहास बताता है कि आप में अधिकांश लोग जो यहाँ बैठे हैं वो बाहरी हैं, वो दिक्कू हैं, वो घुसपैठिए हैं, जिनके कारण हमारे लोगों को अपनी ज़मीन छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा। यह संकल्प आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने वाला नहीं है। आप आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा ही नहीं सकते, बल्कि आपको उनसे सीखना है। यह बहुत गंभीर बात थी। क्यों सीखना है? क्योंकि आदिवासियों की जो सभ्यता रही है, सिंधु घाटी काल की जो सभ्यता रही है, वो सामुदायिक सभ्यता रही है, वो गणतांत्रिक सभ्यता रही है। तो यह सीखने की जरूरत आपको उनसे है। आदिवासी पृथ्वी पर सबसे अधिक लोकतांत्रिक लोग हैं। हम में लोगों की आकांक्षा के अधिकाधिक सुरक्षाएं नहीं हैं,
जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प में रखा है। स्पष्ट कहा उन्होंने कि आपके इस संकल्प से हमें सुरक्षा की ज़्यादा आकांक्षा नहीं है। मतलब वो समझ रहे थे कि इस संकल्प में क्या है। जो आज की स्थिति है उसमें उन्हें मंत्रियों से सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपके इस संकल्प से मुझे सुरक्षा की आकांक्षा नहीं है, मुझे सुरक्षित किससे होना है? इन मंत्रियों से सुरक्षित होना है। मतलब ये हमारा शोषण करने वाले हैं, ये अपमानित करने वाले लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं जो पिछले 6000 साल से हमको टॉर्चर किए जा रहे हैं और आज ये यहीं बैठे हैं। इनसे हमारी सुरक्षा चाहिए, इनसे सुरक्षा की आवश्यकता है। हम कोई विशेष सुरक्षा नहीं मांगते। दूसरे भारतीयों की तरह हमारे साथ भी व्यवहार हो। यानी यह वो वेदना है कि जो शासक वर्ग तत्कालीन था, अंग्रेज था, लेकिन अंग्रेज एक कानूनी शासक था। सामाजिक शासक वर्ग कौन था? वो जिनको इन्होंने बाहरी कहा, दिक्कु कहा, आक्रमणकारी कहा। इनसे हमारी समस्या है। तो जो इनके साथ व्यवहार होता है, जो सभी भारतीयों के साथ व्यवहार होता है, वो व्यवहार हमारे साथ होना चाहिए। मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन आदिवासी या जंगली कह के हमारे साथ किया जाता है वह व्यवहार बंद हो, वो डिस्क्रिमिनेशन न हो। यदि हम सभी आतंकवादियों की तरह भिन्न भिन्न भावनाओं में चिल्लाएंगे तो कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगे। यह मैसेज उन्होंने संविधान सभा में दिया, लेकिन मेरा मानना है कि यह मैसेज उन्होंने पूरे आदिवासी समाज को दिया कि हम आतंकवादियों की तरह अलग अलग चिल्लाएंगे तो हम एक दिन कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगे। यानी उन्होंने इस वाक्य में आदिवासियों को संगठित रहने का एक संदेश दिया। जिन आदिवासियों को विद्रोही और आतंकी पुकारते हैं, सनकी पुकारते हैं, उनका पूरा इतिहास गैर आदिवासियों द्वारा निरंतर शोषण और विस्थापन का है। आपने बिरसा मुंडा के आंदोलन को पढ़ा, उनके उलगुलान को पढ़ा। वो क्या था? वो इन्हीं दिकियों के खिलाफ था जिन्होंने छल प्रपंच, फ्रोजरी डॉक्यूमेंट तैयार करके उनकी जमीनों पर कब्जा किया। फिर भी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूं। मैं आपके शब्दों पर विश्वास करते हुए कहता हूं कि अब हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं, एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत का एक नया अध्याय जहां अवसर की समता है, जहां किसी की उपेक्षा नहीं होगी। आदिवासियों में जाति का सवाल नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा आया था। आदिवासियों में जाति का सवाल नहीं है, हम सब बराबर हैं। आदिवासी नेता ने संविधान सभा में आदिवासियों के प्रतिनिधित्व के लिए कैबिनेट मिशन और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? उन्होंने एक इसलिए भी खड़ा किया कि उसके दौरान जो पहला प्रपोजल आया था उसमें लिखा था कंटेंट शब्द, दैट कंटेंट फुल रिप्रेजेंटेशन। और जो इनको डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया गया था बहस के लिए, उस डॉक्यूमेंट में क्या लिख दिया गया? विल कंटेन ड्यू रिप्रेजेंटेशन। देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, ड्यू रिप्रेजेंटेशन एंड फुल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन और फुल रिप्रेजेंटेशन में जो शब्दों की बाजीगरी की, और उन्होंने कितनी माइन्यूटली पकड़ा। लोगों ने क्या समझा कि आदिवासियों में कानून की समझ नहीं है, लेकिन वो प्लेयर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हम तुमको वहां भी पकड़ सकते हैं। और जब उन्होंने इसको इंगित किया तो पंडित जवाहरलाल ने पूछा
क्या ऐसा हुआ है? तब सरदार हरनाम सिंह ने किया, हाँ ये गलती हुई है, हमने इसको सुधार कर लेना चाहिए। देन इट वॉज करेक्टेड। आप कल्पना करिए साथी, आप कल्पना करिए, अगर वो फुल रिप्रेजेंटेशन ड्यू रिप्रेजेंटेशन में हो जाता तो आज की डेट में वही कहानी होती जो 1931 के पॉपुलेशन ओबीसी का 52% था और उसको 27% में रखा गया। ये वही कहानी हो जाती। तो इन दिक्कुओं ने तो हर समय डिमोरलाइज करने का प्रयास किया, आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया। साथियों, फिर भी उन्होंने कहा, ये चीज लाते हुए, मैंने संकल्प और इस पर भाषणों को सुना है जो प्रचुरता से आदिवासियों के साथ न्याय करने को कहते हैं। उन्होंने आगे कहा, इतिहास से सबक लेते हुए हमें इस संकल्प पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि यह संकल्प लोगों में समता और अवसर देने का यंत्र है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध इसलिए नहीं करूंगा। अब हम एक नए रास्ते पर चल रहे हैं और हमें एक दूसरे पर विश्वास करना सीखना होगा। जो उस समय अविश्वास की स्थिति बनी थी यहाँ के वर्तमान सामाजिक शासक वर्ग के बीच में और आदिवासियों के बीच में, हमें उस चीज़ को छोड़कर अब विश्वास करने की ओर चलना ही होगा। उन पर भरोसा करना होगा और हमें भरोसा करना सीखना चाहिए। मतलब उस समय जो बिरसा मुंडा का आंदोलन और 1857 के पहले के जो जितने आंदोलन रहे वो अस्मिता के आंदोलन थे और उससे कुछ अविश्वास जरूर पैदा हुआ था अंग्रेज़ों पर भी और यहाँ के बाहरियों पर भी। हमें अपनों के बीच एक अच्छे विश्वसनीय वातावरण का निर्माण करना होगा, निर्माण करना ही होगा। इस पे उन्होंने जोर दिया। वो किस लिए? हम तो विश्वास करना चाहते हैं, आप भी विश्वसनीय बनिए, यानी आप अपनी कथनी और करनी में फर्क मत करिए। उन्होंने आगे कहा, इस सदन में पार्टियों और अल्पसंख्यकों के मामले में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। महोदय, मैं अपने लोगों को अल्पसंख्यक नहीं मानता, मैं अपने लोगों को अल्पसंख्यक नहीं मानता। हम आज सुबह सदन के पटल पर पहले ही सुन चुके हैं कि डिप्रेस क्लासेस खुद को भी आदिवासी इस देश का मूल निवासी मानते हैं। तो साथियों, जिन लोगों को ये भ्रम है, जिन लोगों को ये गुरेज है कि हम मूल निवासी नहीं हैं, हम मूल निवासी पहचान नहीं अपनाना चाहते, उन्होंने इस डिबेट को देखना चाहिए, संविधान सभा के डिबेट में, जहां डिप्रेस क्लासेस ने यह माना कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम भी आदिवासी हैं। यह बात श्री आरपी ठाकुर ने, जो बंगाल से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अपने संकल्प पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि हम डिप्रेस क्लासेस इस देश के मूल निवासी हैं। हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि हम विजेता के रूप में बाहर से भारत में आकर बसे हैं। आप जैसे कि हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और मुसलमान अशरफ जाति के लोग करते हैं। वास्तव में भारत हमारा है और हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा देश भारत हिंदू और मुसलमान जाति के बीच विभाजित हो जाए। आरपी ठाकुर ने आगे भी कहा, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने आशंका व्यक्त की है कि भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले यहाँ गृह युद्ध हो सकता है, डिप्रेस क्लासेस इस गृह युद्ध का सामना करने को तैयार है। साथियों, जो आरपी ठाकुर के वक्तव्य थे, क्या आज आपको 2020-2021 में ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि आज भारत में एक इस तरह की स्थिति इस बहुमत की सरकार वाली ने खड़ा कर रखी है? आपको सोचना होगा। हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान में दिए गए प्रबंधनों के अनुसार ही हम काम करने को संकल्पित हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सड़क पे ओपन स्टैंड नहीं ले सकते। ऐसी परिस्थिति आने पर हमें वो करना भी होगा। साथियों, उन्होंने आगे भी कहा, आदिवासी नेता ने आगे कहा कि यदि आप सामाजिक रूप से उपेक्षित और प्रताड़ित बाह्य जातियों, मतलब जिनको आप आदिवासी से बाहर मान रहे हो, अन्य लोगों को भी साथ जोड़ते हो, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस डिप्रेस क्लासेस का लिया, तो हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। यानी बाबा साहब ने जो डिप्रेस क्लासेस कहा और जयपाल सिंह जी ने जो आदिवासी कहा, अगर हम केवल इनको मिला लेते हैं तो हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। किसी भी स्थिति में हमारे पास आदेशनात्मक अधिकार है। वी आर इन पावर टू गिव एन ऑर्डर, जिसे कोई भी इनकार करने का साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुमत हमारे पास है। मैं यहाँ पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। उन्होंने आगे कहा कि केवल इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले पंडित नेहरू ही नहीं, बल्कि वे सभी लोग जो आज यहाँ हैं हमारे साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करेंगे। उन्होंने नेहरू जी को याद दिलाते हुए कि सर, आप जब कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की स्वायत्त समिति के अध्यक्ष थे वर्तमान झारखंड में, उसका उन्होंने पढ़ा, जिसका मुझे यहाँ पे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता था, जो संविधान के संशोधन की एक बात आई है हमेशा, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अनुच्छेद 13 की एक हमेशा बात उठती है जब जयपाल सिंह जी का नाम आता है, तो उन्होंने कुछ उसमें सुधार की बात की थी, संशोधन की बात की थी। वो क्या है, उसका क्या जिक्र है? आपने जो पहले एक संशोधन के बारे में किया था वही जिक्र है या उससे कुछ क्या उसमें स्पष्टीकरण है? मैं इस पर एक बात रखना चाहूँगा। जयपाल सिंह मुंडा जी ने जब अनुच्छेद 13 पे बहस होने की बात आई, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 13, उस समय उन्होंने अपनी बात रखी कि डॉक्टर अंबेडकर ने संशोधन संख्या 491 के तहत अबोरिजिनल की जगह शेड्यूल्ड को स्थापित करने और आदिवासी की जगह ट्राइब को स्थापित करने का जो किया था, उस पर स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने अनुरोध किया था, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसका जवाब देते हुए कहा, बड़े विनम्र शब्दों में कहा, मैं उन्हीं के शब्दों को हिंदी में बताना चाहता हूँ। मेरे मित्र जयपाल सिंह जी ने आदिवासी के बारे में कुछ सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि उसे अनुसूची 5 और 6 के चर्चा के दौरान उठाना उचित था, क्योंकि आपको मालूम है अनुच्छेद 5 और 6 ट्राइबल्स का बहुत खास अनुच्छेद है, लेकिन उन्होंने उसे अब उठाया है और उस पर विशेष रूप से कुछ कठिनाई है जिसका स्पष्टीकरण मांगा है। साथियों, हमें यहाँ एक चीज और भी देखना चाहिए। जो बिहेवियर था उस समय संविधान सभा के अंदर, हर सदस्य किस तरह से अपनी बात रखता था, कितनी पोलाइटली बात रखता था। मेरे मित्र जयपाल सिंह मुंडा, वो कितना अपनत्व था। वो अपनत्व आज की सभा में नहीं दिखती, न लोकसभा में दिखती है, न राज्यसभा में दिखती है। हम लोकतंत्र को लेकर कहाँ जा रहे हैं, ये भी समझने की एक ज़रूरत है। जी, मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ। जब बाबा साहब ने उसका स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कहा, सदन इस बात को महसूस करे कि, मतलब सदन अपने दिल से महसूस करे कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासियों के लिए क्या प्रावधान है। हमारे पास 2 तरह के क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरिया वह क्षेत्र है जो केवल असम राज्य के लिए है। मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया।
जबकि शेड्यूल्ड एरिया, जिसको आज हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, असम राज्य को छोड़कर शेष राज्यों में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त यह कुछ और नहीं है। अभी शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों जगह रहता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो उन्होंने कहा बाबा साहब ने, कि वास्तव में जो ये शेड्यूल्ड एरिया है, यही इंडिया एक्ट में पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिखा, उसके लिए उन्होंने कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों जगह रहता है, यानी शेड्यूल्ड एरिया में भी रहता है और ट्राइबल एरिया में भी रहता है। शेड्यूल्ड एरिया में और ट्राइबल एरिया में रहने वाले दोनों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्थिति में जो अंतर है, शेड्यूल्ड एरिया में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूची 5 के पैरा 5 के अनुसार शासित होंगे। उन्होंने कानूनी चीज बताई कि शेड्यूल्ड 5 के पैरा 5 के अनुसार जो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले, यानी असम राज्य को, यानी नेफा को छोड़कर जो अन्य राज्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रह रहे हैं, वो किससे गवर्न होंगे? अनुसूची 5 के पैरा 5 के अनुसार। यानी वो पैरा 5 क्या कहता है? इस अनुसूची के अनुसार कोई भी कानून जो संसद या विधानसभा द्वारा पारित होगा, वह स्वतः इनके लिए लागू हो जाएगा। जबकि वो लागू हो जाएगा बिना किस नोटिफिकेशन हुआ और इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब तक कि राज्यपाल यह नोटिस न जारी करे, यह ज्ञापन न जारी करे कि नहीं, ये चीज इस एरिया में लागू नहीं होगा। अगर वो नोटिस नहीं जारी करता, इसका मतलब ये पूरा चीज जो पास हुआ है विधानसभा या संसद में, वो पूरी तरह से लागू माना जाएगा। लेकिन ट्राइबल एरिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एरिया, असम राज्य जिसको कहा गया उस समय, वहाँ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसकी स्थिति थोड़ी अलग है। और वह यह है कि यहाँ कोई भी कानून जो संसद या असम के विधानसभा द्वारा पारित होगा, वह तब तक लागू नहीं माना जाएगा जब तक कि राज्य का राज्यपाल उसको नोटिफाइड या ज्ञापित न करे। बस इतने का ही अंतर है। एक केस में यह कानून लागू होगा जब तक इसको लागू होने से मना न किया जाए, यानी शेड्यूल्ड एरिया में, और एक में यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे लागू करने की नोटिस राज्य द्वारा यानी राज्यपाल द्वारा न दी जाए। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों के प्रश्न पर आते हैं। बाबा साहब ने कहा, उन्होंने एबोरिजिनल की जगह शेड्यूल्ड शब्द को क्यों प्रस्थापित किया है, इसका उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। बाबा साहब के शब्दों में, जैसा मैंने कहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब एक स्थापित अर्थ है, क्योंकि यह ट्राइबल आदिवासी को उद्धृत करता है। उन्होंने ट्राइबल का मतलब आदिवासी ही कहा है। जैसा कि आप दोनों अनुसूची में देखते हैं, यानी अनुसूची 5 और अनुसूची 6, आदिवासी शब्द वास्तव में एक सामान्य संज्ञा है। उन्होंने कहा आदिवासी शब्द एक सामान्य संज्ञा है जिसका कोई निश्चित कानूनी संकेतार्थ नहीं है। कानून की भाषा में कहें, लीगल डी ज्यूरो कन्नोशन, लीगल डी ज्यूरो कन्नोशन नहीं है, इसको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, एक सामान्य संज्ञा है। जैसे कि अछूत, अनटचेबल, अनटचेबल कोई कानूनी संज्ञा नहीं है बल्कि यह एक सामान्य संज्ञा है। यह वास्तव में एक सामान्य शब्द है। इस अछूत, अनटचेबल सामान्य शब्द में कोई भी किसी को भी सम्मिलित कर सकता है। यह कोई निश्चित कानूनी संकेतार्थ नहीं है। यही कारण है कि इंडिया एक्ट 1935 में अछूत शब्द को कानूनी अर्थ देने के लिए केवल यही तरीका बेहतर लगा। ध्यान दीजिए,
कि केवल यही तरीका बेहतर लगा कि ऐसे उदासीन समुदाय, नेग्लेक्टेड पॉपुलेशन को आगे लाया जाए, जो विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भागों में स्थानीय लोगों द्वारा अस्पृश्यता से पीड़ित हो। यहाँ पे उन्होंने अनटचेबल्स के लिए कहा है। यही प्रश्न आदिवासियों के संबंध में भी उठता है। आदिवासी लोग कौन है? कौन है आदिवासी? यह प्रश्न जायज है, क्योंकि इस संविधान के द्वारा हम लोग इन आदिवासियों के लिए, हम लोग का मतलब जो संविधान सभा बैठी है उनके लिए कहा कि हम लोग आदिवासियों के लिए कुछ सुविधाएं और कुछ अधिकार प्रदान करने जा रहे हैं। इस क्रम में यदि कोई मामला न्यायालय में जाता है, साथियों उस समय डॉक्टर अंबेडकर की बातों को आप ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई मामला न्यायालय में जाता है, कौन है आदिवासी? हु इज ट्राइबल? और आप देखेंगे कि ट्राइबलों के अगेंस्ट एंड नंबर कोर्ट केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, लोअर कोर्ट में पड़े हुए हैं। मैं खुद देख रहा हूं, कुछ मुकदमे मैं डील कर रहा हूं, कैसे उनकी पहचान को डाइल्यूट करने का षड्यंत्र किया जा रहा है इस मनुवादियों द्वारा, जिसकी आशंका जयपाल सिंह मुंडा जी भी ने की और बाबा साहब ने भी किया। और इसलिए उन्होंने एक लीगल डिजीरो कन्वेंशन के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा। आगे उन्होंने कहा, इस क्रम में यदि कोई मामला न्यायालय में जाता है तो वहां एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए, क्योंकि कानून तो निश्चित परिभाषा पे चलेगा, हमारे आपके कहने से नहीं चलेगा, कि ये आदिवासी कौन है। इसलिए यह कह सकते हैं कि एक अन्य श्रेणी या एक अन्य शब्द को ढूंढने का निर्णय लिया गया, जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया है, और आदिवासियों को उसी शीर्षक के अंतर्गत लिया जा रहा है। तो साथियों, आपको यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब आदिवासी जो सामान्य संज्ञा है उसी को अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा गया है। इसमें किसी ने गफलत में नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसका हिंदी रूपांतरण अनुसूचित, यानी शेड्यूल्ड को अनुसूचित, ट्राइब को जनजातियां के रूप में लिखा गया है, लेकिन ये उन्हीं आदिवासियों के लिए, ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है संविधान सभा का बहस। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना होता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। इसलिए हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियां किसको कहा गया, तो सामान्य संज्ञा वाले आदिवासियों को ही कहा गया है। इस सूची के शेड्यूल्ड ट्राइब्स शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित समुदायों की तुलना करें, वे पाएंगे कि शायद ही कोई समुदाय जिसे आदिवासी के नाम से पहचाना जाता है इस सूची में सम्मिलित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, शायद तो कोई समुदाय ऐसा हो सकता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो, जो ऑलरेडी उसमें सम्मिलित होना चाहिए। इस तरह यदि इस तरह का कोई केस है जो आदिवासी है और इस सूची में सम्मिलित नहीं है, इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में स्थानीय सरकार के द्वारा सूचना जारी कर उसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में सम्मिलित करने की व्यवस्था भी है। अगर उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आप सम्मिलित कर लेते हैं द बेस्ट, नहीं कर पाते हैं तो आपने देखा कि आर्टिकल 342(1), आर्टिकल 342(2) और अनुसूचित जाति के लिए आर्टिकल 341, 341(2), इनमें यह व्यवस्था की गई है कि पार्लियामेंट कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड द कास्ट। वो इसीलिए की गई है कि गलती से वो जो आदिवासी नहीं है और सम्मिलित हो गए हैं किसी कारणवश, तो उनको बाहर भी किया जा सके, और जो नहीं सम्मिलित हो पाए हैं उनको अंदर भी लिया जा सके। ये व्यवस्था भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। उनका दूसरा प्रश्न, बाबा साहब ने उनके दूसरे प्रश्न पर बात की। उनका दूसरा प्रश्न यह है कि यदि कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सदस्य
जो कि शेड्यूल्ड एरिया में अथवा ट्राइबल एरिया में रहता था और अब वह भारत के किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में चला गया जो कि न शेड्यूल्ड एरिया है और न ही ट्राइबल एरिया है, क्या वो वहाँ की स्थानीय सरकार से अपनी शेड्यूल्ड एरिया अथवा ट्राइबल एरिया वाली सुविधा को लेने के लिए अधिकृत है? ये प्रश्न उठा था कि भाई आज भी उठता है कि मेरा नागपुर शेड्यूल्ड एरिया में है और मैं बम्बई में चला गया जो शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, तो क्या मेरा स्टेटस वहाँ बनेगा? ये प्रश्न आया। उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया? बड़े स्पष्ट रूप से कहा, इस प्रश्न का उत्तर अभी देना कठिन है। यदि यह मामला आंदोलन के रूप में ऐसी जगह आता है जहां उसका निर्णय करना है, एक इशारा है कि यदि यह मामला एक आंदोलन के रूप में आता है तब उस पर निर्णय करना है, यानी निर्णय करना ही है, तो निश्चित रूप से उसका निर्णय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। जहां तक आज इस संविधान की बात है, ऐसे केस में उन्हें शेड्यूल्ड एरिया अथवा ट्राइबल एरिया के बाहर के क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं दी जा सकती। जहां तक आज इस संविधान सभा की बात है, जहां तक मैं समझता हूं कि जो नियम शेड्यूल्ड एरिया अथवा ट्राइबल एरिया के लिए बनाए गए हैं, उन्हें शेड्यूल्ड एरिया अथवा ट्राइबल एरिया के बाहर लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। साथियों, संविधान सभा में बहुत सारे बहस हुए। हमें तो वास्तव में यह देखना है कि भारत के संविधान में यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इस देश का मूल निवासी आपस में ही लड़ झगड़ रहा है। उसने बहुत सारे किताबों को आज पढ़ लिया है, लेकिन उसने उस किताब को नहीं पढ़ा जिससे देश की शासन व्यवस्था चलती है, जहां उसके अधिकार संरक्षित हैं, जिसको प्रतिगामी शक्तियां जिन्होंने हमारे पूर्वजों को भूमि विहीन कर उनके अस्मिता पर प्रहार किया था, वही आज भी हमारे संविधान प्रदत्त अधिकारों को वंचित कर रहा है। साथियों, हमें इस संविधान सभा के डिबेट को माननीय जयपाल सिंह मुंडा के शंकाओं को बाबा साहब ने जिस विनम्रता से समाधान किया और उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों का कोई विरोध नहीं किया। जब हमारे नेता ने उसका विरोध नहीं किया, वो उस समय समझ चुके थे, तो वो कौन सी शक्तियां हैं जो आदिवासियों में भ्रम पैदा कर रही हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने आदिवासियों के लिए नहीं कुछ किया, और वो डॉक्टर अंबेडकर और गोरेम जयपाल सिंह मुंडा जो कि हमारे निशान हैं, उनके बीच में मतभेद पैदा करके आदिवासी और सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच में एक संघर्ष की उत्पत्ति कर रहे हैं। हमें ऐसे प्रतिगामी और शक्तियों से, ऐसे दलाल और भड़ुओं से, ऐसे टूल्स से सावधान रहना होगा। हमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डिप्रेस्ड क्लासेस, सबको एक पहचान के तहत आगे आना होगा, मूल निवासी पहचान के तहत। वी आर द एबोरिजिनल, वी आर द एबोरिजिनल। हिंदी में मूल निवासी, आप मूलवासी कहो, हो तो यहीं के, और हमें इस एक पहचान के तहत संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। इस बातों पर मैं इस बात को यहीं विराम करता हूँ। हमने आपके साथ जो बातचीत की उसके दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात हुई। एक तो जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान सभा में जो बात कही उसको विस्तार से आपने हमें बताया, और उसमें से जो अनुच्छेद 13 की जो बात रही है उसका स्पष्टीकरण भी बाबा साहब ने उसके ऊपर क्या कहा, जयपाल सिंह जी ने क्या कहा, उसका भी रेफरेंस आपने दिया विस्तार से। अब ये दोनों को अगर हम ये करें तो आज के इस वार्ता को, हमारे जो चर्चा को, उसको कंक्लूजन में ले जाना है, तो कौन से ऐसे प्रमुख 2-3 बिंदु हैं वो कंक्लूजन के रूप में आप रखना चाहेंगे जिसके ऊपर हमें सभी ने ध्यान देना आवश्यक है, ऐसा लगता है? तो वो 2-3 बिंदु क्या होंगे कंक्लूजन के रूप में, वो बताएं।
वो 2-3 बिंदु, हालांकि मैंने अपने उसमें कवर भी किया है, लेकिन फिर भी मैं कैटेगरी उन बिंदुओं को कहना चाहता हूँ। पहली बात, हमें भारतीय संविधान का सम्मान करना होगा, इसकी सुरक्षा करनी होगी, इसका संवर्धन करना होगा। जब हम संविधान में विश्वास करेंगे, यानी हम उसका संवर्धन कर रहे हैं, हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। हम ऐसा न कर सके, वो प्रतिगामी शक्तियां, जो वर्तमान शासक वर्ग है, वो ऐसे द्वेष पैदा करने का प्रयास कर रहा है। हमें अपने नेता पे विश्वास करने का, संविधान सभा में हुई बहस पे विश्वास करते हुए एक नए जोश से इस आंदोलन को आगे लेते हुए, एक पहचान के रूप में आगे लेते हुए आगे बढ़ना होगा। जब हमारी एकीकृत शक्तियाँ एकीकृत शक्ति का निर्माण कर लेंगी, अनेकृत शक्तियाँ एकीकृत शक्ति का निर्माण कर लेंगी, तो वह दिन दूर नहीं कि जो संविधान ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है, वी द पीपुल इंडिया की जो जिम्मेदारी लगाई है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना और समस्त नागरिकों को, जिनमें वो हमारे मूल निवासी भी सम्मिलित हैं, जो इस देश में आकर बस गए हैं वो भी सम्मिलित हैं, जो भविष्य में बसना चाहते हैं वह भी सम्मिलित हैं, उन सबको हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में समता, इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र को की एकता को सुनिश्चित कर सकें, वो जिम्मेदारी हम निभा सकते हैं। तो हमारी जो शक्तियाँ अनेकीकृत हैं, बटी हुई हैं, आज समय है कि हमको एकीकृत होना पड़ेगा, एक एकत्रित शक्ति का निर्माण करना होगा। जब तक हम एकत्रित शक्ति का निर्माण नहीं करेंगे, प्रतिगामी शक्तियाँ, शासक वर्ग जिसने 6000 वर्षों से हमारे पूर्वजों को भूमिहीन कर अपमानित करके रखा हुआ है, उनका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। साथियों, ये मेरा संदेश है कि हम अपने को एकत्रित करें। एकत्रित करने का तरीका एक विचारधारा, एक कॉमन एजेंडा, एक कॉमन आइडेंटिटी। तो एक विचारधारा, संविधान की विचारधारा, जिसको हम फूले अम्बेडकरी विचारधारा भी कहते हैं, इसको लेते हुए एक कॉमन आइडेंटिटी, मूल निवासी आइडेंटिटी को लेते हुए एक कॉमन एजेंडा, भारत के संविधान का सुरक्षा, सम्मान, सुरक्षा और उसका संवर्धन, इस पर हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम वो ताकत बनेंगे जो इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज की सत्ता को स्थापित करेगा और हम संविधान प्रदत्त उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमें ये महत्वपूर्ण जो पेचीदा 2 मुद्दे थे जिसके ऊपर आपने हमारे साथ बात की और जिनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी है, मूल निवासी आदिवासी, जिसके जो 2 पहलू हैं, जो मुद्दे हैं, उसके ऊपर आपसे हमने विस्तार से बातचीत की। मैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे दर्शकों की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद प्रदीप जी, और मैं धन्यवाद उन सभी अपने दर्शकों का करूँगा जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस डिबेट को दिया। जय भीम, जय मूल निवासी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने बात की मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर उमेश चंद्र गोंड इनके साथ, और हमने उनके साथ जैसे कि आपने सुना है 2 मुख्य बिंदुओं पर बात की, और जो संविधान में आदिवासियों के बारे में जयपाल सिंह मुंडा जी ने क्या कहा, कौन से मुद्दे उठाए, और जो संशोधन के बारे में बात हुई थी संविधान ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 13 के बारे में, उसके रेफरेंस में भी उन्होंने हमें काफ़ी बहुमूल्य जानकारी दी है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो की जो जानकारी है, अगर आपको लगता है कि ये समाज के लिए बहुत आवश्यक है, इसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए, तो आप कृपया इस वीडियो को
इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। इस विषय पर आपके जो भी मत हैं कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। आपके नाम और ज़िले के साथ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको अगर अधिक जानकारी कुछ इस मामले में चाहिए होगी तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में भी जिक्र करें। और आपने MNT न्यूज़ नेटवर्क को फेसबुक पर अगर लाइक और फॉलो नहीं किया है तो कृपया लाइक और फॉलो करें और साथ ही इसे फेवरेट मोड में रखें। और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी ऑन करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी प्रकार से एक नए मुद्दे के साथ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।